नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। शराब घोटाला और शराब घोटाले को लेकर के एसीबी ऑफिस में आईएएस विनय चौबे से पूछताछ चल रही है। यह खबर तो आपको सब कोई बता रहा है, लेकिन आखिर ये शराब घोटाला है क्या? छत्तीसगढ़ से इसका क्या कनेक्शन है, आप जरूर सोच रहे होंगे। असल में चर्चित शराब घोटाले की जांच में मंगलवार को एक बड़ा मोड़ आया, जब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम आईएएस अधिकारी विनय चौबे को उनके आवास से उठाकर सीधे पूछताछ के लिए कार्यालय ले गई। सुबह करीब 11 बजे एसीबी की टीम उनके घर पहुंची और उन्हें साथ ले गई। विनय चौबे फिलहाल झारखंड के उत्पाद विभाग के सचिव थे जब यह शराब नीति बनी थी। उस समय उनके कार्यकाल में ही शराब घोटाला होने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जांच में पता चला कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट ने झारखंड में भी घोटाला किया और नई उत्पाद नीति बनवाई जो 2019 में पास हुई थी। इसके बाद झारखंड एसीबी ने सरकार से अनुमति लेकर एक पी शुरू की और नियमित एफआईआर दर्ज कर ली गई। छत्तीसगढ़ ईडी ने पहले ही झारखंड के आईएएस विनय चौबे को समन भेज करके पूछताछ की थी। विनय चौबे ने उस वक्त खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि नीति सरकार की मंजूरी से लागू हुई। अब झारखंड में एसीबी की जांच तेज हो गई है और चौबे से पूछताछ शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ कैसे, ये हम आपको पहले समझा देते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल के दौरान साल 2019 से 2022 तक लाइसेंसी शराब दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब बेची गई। मतलब जो दुकान होती थी शराब की, वहां से जब आप शराब खरीदते थे तो आप तो रिलैक्स रहते थे कि कम से कम सरकारी दुकान है, यहां से तो असली शराब मिलेगी, लेकिन वहां से भी डुप्लीकेट शराब मिलती थी। इस वजह से छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए बाकायदा ऐसा होलोग्राम बनाया गया था, जो होलोग्राम अगर आप स्कैन कीजिए तो दिखाता था कि ये शराब ओरिजिनल है, ताकि वो किसी के पकड़ में ना आए। घोटाले में संलिप्त लोगों ने इस होलोग्राम को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में होलोग्राफी का काम करने वाली प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर दिया था। यही कंपनी झारखंड में भी होलोग्राम बनाती है, जो शराब पर होलोग्राम लगा रहता है। यह कंपनी होलोग्राम बनाने के लिए पात्र ही नहीं थी, फिर भी नियमों को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसी कंपनी को टेंडर मिले और फिर छत्तीसगढ़ में इसी को टेंडर दे दिया गया। वहां पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल यानी वहां जो शराब की खरीद और बिक्री के लिए जो जगह, जैसे झारखंड में जेएसपीसीएल है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में सीएसएमसीएल है, तो उससे शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई। प्रति शराब मामले के आधार पर राज्य में डिस्टिलर्स से रिश्वत ली गई और देशी शराब को ऑफ द बुक बेचा गया। ईडी ने अपनी एफआईआर में कहा है कि डिस्टिलर्स से कार्टेल बनाने और बाजार में एक निश्चित हिस्सेदारी की अनुमति देने के लिए रिश्वत ली गई। जो बातें मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के पॉइंट में भी उसको दिमाग में रखिएगा तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एफआईआर के मुताबिक अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर ने शराब घोटाला से मिले रकम को अपने परिवार वालों के नाम पर निवेश किया। टुटेजा ने अपने बेटे यश टुटेजा के नाम पर निवेश किया। त्रिपाठी ने अपनी पत्नी मंजुला त्रिपाठी के नाम पर फर्म बनाया, जिसका नाम रतन प्रिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था। ढेबर ने अपने बेटे और भतीजों के फर्म से पर पैसे निवेश किए। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि टेंडर दिलाने के एवज में कंपनी के मालिक से कमीशन लिया गया था। इस मामले में जब कंपनी के मालिक विधु गुप्ता को ईडी ने अरेस्ट किया तो उसने कांग्रेस सरकार के सीएसएमसीएल में एमडी अरुणपति त्रिपाठी, रायपुर महापौर के बड़े भाई शराब कारोबारी अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा का नाम लिया। जब ईडी ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तो मामले में और भी खुलासे हुए। फिर साल 2024 में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम सामने आया। उत्पाद मंत्री थे वो। ईडी की जांच में पता चला कि लखमा को शराब घोटाले में पीओसी यानी प्रोसीड ऑफ क्राइम से हर महीने 2 करोड़ का कमीशन मिलता था। जी हाँ, 2 करोड़। शराब घोटाला केस की जांच में ईडी ने अब तक कई खुलासे किए हैं। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कवासी की पहली पेशी पर दावा करते हुए कहा था
कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मिलते थे। उन्हीं पैसों से उन्होंने कांग्रेस भवन और अपना आलीशान घर बनवाया है। 36 महीने में प्रोसीड ऑफ क्राइम 72 करोड़ रुपए का है। ये राशि उनके बेटे हरीश खवासी के घर के निर्माण और सुकमा कांग्रेस भवन के निर्माण में लगाए गए। गिरफ्तार अरुणपति त्रिपाठी और अरविंद सिंह ने पूछताछ में बताया था कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के पास हर महीने कमीशन जाता था। शराब कार्टल से हर महीने लखमा को 50 लाख रुपए मिलते थे। 50 लाख रुपए के ऊपर भी 1.5 करोड़ रुपए और दिए जाते थे। इस तरह 2 करोड़ रुपए उन्हें हर महीने कमीशन में मिलते थे। 36 महीने के घोटाले के हिसाब से मंत्री को 72 करोड़ रुपए मिले। आबकारी विभाग में काम करने वाले ऑफिसर इकबाल खान और जयंत देवांगन ने बताया कि वो पैसों का जुगाड़ कर उनको भेजते थे। कन्हैया लाल कुर्रे के जरिए पैसों के बैग तैयार कर सुकमा भेजा जाता था। जगन्नाथ साहू और इनके बेटे हरीश लखमा के यहाँ जब सर्चिंग की गई तो डिजिटल इसके सबूत मिले। इन डिजिटल सबूतों को जब जांच की गई तो मालूम चला कि पैसे का उपयोग बेटे हरीश का घर बनवाने और सुकमा में कांग्रेस भवन बनवाने में किया गया है। इतना ही नहीं, लखमा ने जांच में भी पूरी तरह से सहयोग नहीं किया। जो सबूत है उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश हो सकती है, ये ऐसा ईडी के वकील ने बताया था। ईडी ने शराब और कोयला घोटाला में 2 पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ के विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके कवासी लखमा, मंत्री मरजीत भगत, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, शिशुपाल, बृहस्पति सिंह, चंद्रदेव प्रसाद राय, यूडी मिंज, विधायक देवेंद्र यादव का नाम शामिल है। इनके अलावा 2 निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और कांग्रेस कोषाध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के नाम भी ईडी के एफआईआर में। यह तो रहा छत्तीसगढ़ का बात। आपको बहुत इंटरेस्ट इसमें आया भी नहीं होगा, लेकिन हमने सिर्फ क्रोनोलॉजी समझाने के लिए आपको ये बातें बताई। अब इस घोटाले का झारखंड कनेक्शन क्या है, विनय चौबे को क्यों बुलाया गया पूछताछ में, आपको हम ये समझा देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। हमने आपको छत्तीसगढ़ की क्रोनोलॉजी बताई है। झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही शराब नीति बनी थी। जब यह शराब नीति बनी थी तब विभाग के सचिव विनय चौबे ही थे। होलोग्राम बनाने का जिम्मा भी उसी प्रिज्म कंपनी को मिला जिसने छत्तीसगढ़ में डुप्लीकेट होलोग्राम बनाकर नकली शराब को असली बनाया। राज्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नई शराब नीति लागू की गई। नीति बनाने के लिए छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया और इसके लिए भारी भरकम रकम चुकाई गई। नीति तैयार करते वक्त राज्य को शराब से मिलने वाले राजस्व में भारी वृद्धि का दावा किया गया था, लेकिन तत्कालीन राजस्व परिषद ने इस दावे पर संदेह जताया था। साथ ही ये टिप्पणी की थी कि छत्तीसगढ़ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का अपना ग्रोथ मात्र 12% है, तो भला वो झारखंड में 20% का ग्रोथ कैसे दिलाएगा। जिसके बाद उस समय के उत्पाद सचिव विनय चौबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने दावा किया था कि नहीं, हमको वो ग्रोथ मिल रहा है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर पर राजस्व परिषद के सदस्य द्वारा व्यक्त किया गया संदेह बिल्कुल सही भी साबित हुआ, लेकिन सरकार ने इसे माना नहीं कि शराब के बिक्री में कोई नुकसान हो रहा है। खैर, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ किए गए इकरारनामा को रद्द कर दिया। इसके बाद खुद ही शराब की खुदरा दुकानों को चलाने का फैसला किया और मैन पावर सप्लाई के लिए 7 कंपनियों को टेंडर के सहारे चुना गया। जिन कंपनियों को मैन पावर सप्लाई का जिम्मा मिला था वो कौन कौन सी थी, यह बता देते हैं आपको। केएस मल्टी फैसिलिटी, आरके मैन पावर कंपनी, विजन हॉस्पिटैलिटी, जेएमडी सर्विसेज, विबेल टेक्नोलॉजी, फ्रंटलाइन बिजनेस और मार्शन इनोवेटिव। इनमें से 2 कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी दी थी, विजन और मार्शन। मार्शन कंपनी में भी एक बड़े अधिकारी के साले इन्वॉल्व है, इसीलिए मार्शन को कुछ खास प्यार मिलता है। इतना ही नहीं, केएस मल्टी फैसिलिटी और आरके मैन पावर भी एक ही कंपनी है, गुड़गांव में ऊपर नीचे दोनों का ऑफिस है, मालिक भी एक ही। बस किसी तरह फर्जीवाड़ा कर इन्होंने शराब सिंडिकेट बना लिया। इन्होंने तमाम मैन पावर कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी तक दी। राज्य की खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सरकार का बकाया बढ़कर 100 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इन कंपनियों ने कुल लगभग 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी है। उसमें भी मैन पावर सप्लाई में लगी 7 में से 2 कंपनियों की बैंक गारंटी
फर्जी पाई गई, लेकिन सरकार ने फर्जी बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का इन कंपनियों को लेकर के कितना सॉफ्ट कॉर्नर है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का पर्दाफाश होने और झारखंड से उन कंपनियों का व्यापारिक संबंध समाप्त होने के बाद राज्य सरकार खुद ही शराब की खुदरा दुकानों को चलाने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन सरकार के पास 1564 खुदरा शराब दुकानों को चलाने के लिए तो कर्मचारी थे नहीं। तो सरकार ने अपनी शर्तें बनाई। इन 7 कंपनियों को सरकार ने कहा कि आप बैंक गारंटी जमा कीजिए, हम आपको शराब देंगे और उस शराब को आपको बेचना है। बैंक गारंटी जमा करने का उद्देश्य यही था कि अगर किसी कंपनी ने किसी तरह की कोई गड़बड़ी की तो भाई बैंक गारंटी की जो राशि है उसको जब्त कर लेंगे और हम पैसा वसूल लेंगे। मैन पावर सप्लाई में लगी इन कंपनियों को शराब की खुदरा बिक्री से मिली राशि को हर सप्ताह सरकार के खाते में जमा करना था, लेकिन इन कंपनियों ने शराब की बिक्री से मिली राशि निर्धारित समय सीमा में सरकारी खाते में जमा नहीं की। इससे इन कंपनियों पर सरकार का बकाया बढ़ता गया। ये रकम बढ़कर फिलहाल करीब 100 करोड़ रुपए हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन कंपनियों पर उत्पाद विभाग कितना मेहरबान था। 2019 के बाद से ही झारखंड की शराब दुकानों में ब्रांड्स मिलने बंद हो गए। आप कोई भी बड़े ब्रांड ढूंढेंगे तो झारखंड के शराब दुकानों में नहीं मिलेंगे। आप पूछिएगा तो उत्पाद विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। झारखंड की शराब दुकानों में सिर्फ चंद कंपनियों के 3rd क्लास शराब और बियर मिलती है, जो आज तक जारी है। यहां तक कि सरकार ने जिन मैन पावर कंपनियों को शराब दुकान संभालने का ठेका दिया, उन्होंने साफ साफ अपने कर्मचारियों को यहां तक कह दिया कि आप शराब की ओवर प्राइसिंग कीजिए, जो शराब की एमआरपी है आपको उससे ऊपर ही बेचना है। इसमें आपको सरकार को भी हिस्सा देना होगा, कंपनी को भी पैसे देना होगा और अपनी सैलरी भी आप ओवर प्राइस शराब बेच करके निकाल लीजिए। यही कारण रहा है कि झारखंड के हर जिले में आज तक शराब ओवर प्राइस मिलती है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जितनी मैन पावर कंपनियां सब ने अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी। इसी कारण से अक्सर स्टाफ जो है वो दावा करता है कि मैन पावर कंपनियों ने इनको सैलरी नहीं दी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच अब झारखंड तक तो पहुंच गई है, लेकिन क्या उत्पाद विभाग के जितने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आयुक्त, कमिश्नर लेवल के जितने अधिकारी हैं उन लोगों की जांच होगी? इसलिए क्योंकि उत्पाद विभाग के इन तमाम अधिकारियों ने शराब दुकानों से लेकर के अवैध शराब कारोबार करने वालों तक से जबरदस्त वसूली की है। आज तक झारखंड के उत्पाद विभाग के पास इसका आंकड़ा नहीं है कि आज तक उसने कितनी अवैध शराब जब्त की है। शराब दुकानों से अक्सर नकली शराब मिलने की खबरें भी आपको मिलती रहती हैं। तो क्या बिना उत्पाद विभाग के मिलीभगत के शराब दुकानों में नकली शराब मिलेगी? शराब की इस पूरी कुंडली को तो भारत मित्र ने पहले भी आवाज दी है और आगे भी आवाज देगा। बाकायदा नाम के साथ इन मैन पावर कंपनियों की पूरी कुंडली भी हम खोलेंगे। एसीबी तो जांच कर ही रही है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला ईडी के हाथ में है। झारखंड का शराब घोटाला की जांच सीबीआई के पास पहुंच चुकी है। एसीबी पूछताछ कर ही रही है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।